नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं, कुछ आर्टिकल्स आए हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले जो आज की करंट अफेयर की न्यूज़ है ये है कि जो मध्य प्रदेश में एक मंदिर था वाग्देवी का भोजशाला, उसका फैसला 2003 से हाई कोर्ट में चल रहा था। उसके ऊपर हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो इंदौर बेंच है, उसने फैसला दिया है कि ये एक हिंदू मंदिर ही है। वहाँ पर 2003 से क्या था कि मंगलवार को और बसंत पंचमी को जो हिंदू पक्ष है वो पूजा करेंगे और प्रत्येक शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी हुई थी। लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को बोला है कि अगर आप अर्जी लगाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो आपको यहीं दूसरी जगह मस्जिद के लिए दे दी जाएगी। क्या है इस मंदिर का इतिहास, वो जान लेते हैं। यही हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है ये? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। निर्माण इसका परमार वंश के राजा भोज द्वारा 11वीं सदी लगभग 1034 ईस्वी के आसपास माना जा रहा है, क्योंकि जो सारे प्रमाण दिए हैं, तथ्य दिए हैं, वो ASI ने दिए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। उसी के मद्देनजर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। यहाँ पर वाग्देवी का ये मंदिर था। वाग्देवी मतलब वाक प्लस देवी, वाणी की देवी सरस्वती का मंदिर ये है। यहाँ पर पहले ही वाग्देवी की मूर्ति थी, जिसको लॉर्ड कर्जन है वो 1903 में अपने साथ लंदन ले गया था। ये सफ़ेद संगमरमर की 4 भुजाओं वाली जो मूर्ति है, ये आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। 1875 में खुदाई में यहाँ पर मिली थी। 2003 से हिंदू पूजा करते थे मंगलवार और बसंत पंचमी को, मुस्लिम शुक्रवार को करते थे, और इसे कमाल मौला मस्जिद, इसके जो दूसरा भाग है उसको बोला जाता था। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने इसको हिंदू मंदिर है वो घोषित किया है। तो कब बना था? 1034 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा भोज। कौन से वंश का था? परमार वंश का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक आर्टिकल आया है कि नीट की सूचिता बचाने के लिए जरूरी कदम। सूचिता का मतलब हम सबसे पहले जान लेते हैं। सूची का मतलब है पवित्रता, ईमानदारी, साफ सुथरा। और जब ये शब्द किसी संस्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो इसका अर्थ गहरा हो जाता है। निष्पक्षता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त और नैतिकता। कि नीट की जो पवित्रता है उसको बचाए रखने के लिए हम क्या कदम अपनाए जा सकते हैं, वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें क्या कमियां हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की हुई है। तो अभी सरकार ने कुछ बदलावों की घोषणा की है और कुछ बातों को स्वीकार किया है। जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बोला है कि अगले साल से जो नीट की परीक्षा है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो लिया जाएगा। OMR शीट मॉडल, इसका मतलब नाकाम रहा है। और चेन ऑफ कमांड में चूक हुई है, ये केंद्रीय मंत्री ने खुद माना है। चेन ऑफ कमांड का मतलब कि जो व्यवस्था में सारे कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, जिसके कारण ये पेपर क्या हुआ है, लीक हुआ है। लेकिन केवल डिजिटल कर देना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर देना ही समाधान नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जो दूसरे टेस्ट होते हैं उनमें भी साइबर जो थ्रेट है उसका खतरा रहता है। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके हैं वो ईजाद कर लिए जाते हैं, हैकिंग कर ली जाती है। डिजिटल विभाजन होता है कि जो एक गांव का लड़का है, गांव का विद्यार्थी है, और दूसरा शहरों के विद्यार्थी है जिनके पास संसाधन है, जिनके पास कंप्यूटर है, तो उन दोनों में एक जो बंदा 24 घंटे कंप्यूटर उसके सामने रहता है उसको कंप्यूटर पर पेपर देने में, और एक कोई दूर दराज डाणी का विद्यार्थी है उसको सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता है, वो 2 बार 4 बार जाके, उसको कंप्यूटर पर पेपर देने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बार बार हमें जो यूज करता है उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल आसान है, आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं होगा जो कंप्यूटर यूज नहीं कर सके। लेकिन फिर भी यहाँ तक कि पेज को ऊपर खिसकाने में, स्क्रॉलिंग करने में भी बच्चों को दिक्कत आती है। जिसको समस्या है उसी को पता होता है समस्या का। दूसरा कि लगभग 25 लाख विद्यार्थी है ये परीक्षा देते हैं, एक ही साथ एक ही दिन ये परीक्षा होती है। तो इतनी बड़ी संख्या में एक साथ CBT आयोजित करवाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकार चाहे तो इसे आसानी से करवा सकती है, व्यवस्था बनाए रखने पर हो सकता है। व्यवस्था को सुधारने के लिए साइबर सिक्योरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। हैकिंग से बचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं वो जो भी एजेंसी परीक्षा कराएगी उसको इंस्टॉल करने चाहिए, और जो इसका कोशिश करे हैकिंग करने की, पेपर लीक करने की, उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान करना चाहिए, तभी इसको रोका जा सकता है। दूसरा है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो 5 देशों की यात्रा पर अपने 6 दिवसीय दौरे पर निकले हुए हैं। तो UAE में उनका UAE के राष्ट्रपति के साथ कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। क्या समझौते हैं वो हम देख लेते हैं।
सबसे पहले तो यही देखते हैं कि 5 देशों की यात्रा में वो 5 देश है कौन से। तो एक यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरे जो 4 देश हैं ये यूरोपीय देश है, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। यहाँ मैप में आप देख सकते हो, ये यहाँ पर यूएई है, यहाँ पर इटली है, और नॉर्वे और स्वीडन पास पास में है, नीदरलैंड यहाँ पर आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है। एक मोटा मोटी नक्शा है कि पता चल जाए कहाँ है। तो यूएई के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और जैसे ही इन्होंने यूएई की सीमा में एंटर किया तो जो अपने प्रधानमंत्री का विमान था उसको F-16 के जरिए स्कॉट किया गया। सबसे पहली है 2 मुख्य बातें हैं, एक $5 अरब का निवेश है और दूसरा है तेल भंडार में भागीदारी। $5 अरब का जो निवेश यूएई भारत में करने जा रहा है वो कहाँ कहाँ करेगा? एक इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा, बुनियादी ढांचा बनाने में, दूसरा आरबीएल बैंक के माध्यम से करेगा, और तीसरी यूएई की कंपनी है सम्मान कैपिटल, इसके माध्यम से करेगा। फिर है तेल भंडार में भागीदारी निभाएगा। किस प्रकार से कि एसपीआर है अपना, उसको मजबूत करेगा। एसपीआर का मतलब है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रणनीतिक तेल भंडार। ये रणनीतिक तेल भंडार क्या होता है? ये वो कच्चे तेल का भंडार है जो हम कोई भी ऐसा संकट आ जाए, जैसे अभी वैश्विक संकट चल रहा है, जो आपूर्ति श्रृंखला है वो पूरी तरह से बाधित हो रखी है, या फिर कोई युद्ध की स्थिति आ जाए, उस समय हमारी जो आपूर्ति श्रृंखला है वो हमारे देश के कारण बाधित हो जाए, या कोई वैश्विक कारण से हम तेल का आयात करने में सक्षम ना हो, तब हम उस भंडार को यूज करेंगे जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो चरमराए नहीं, गड़बड़ाए नहीं। तो ये कच्चा तेल है, ये किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बनाई गई चट्टान के बड़े बड़े भंडार बनाए जाते हैं, ज़्यादातर समुद्र के किनारे ही बनाए जाते हैं ये। वहाँ पर ये कच्चे तेल के रूप में, क्रूड ऑयल के रूप में पड़ा रहता है, क्योंकि एक तो ये क्रूड ऑयल के रूप में इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं सेंसिटिव नहीं होता। इनके आसपास अगर बमबारी वगैरह भी हो जाए तो ये खराब नहीं होगा, फटेगा नहीं, धमाका नहीं होगा। तो ये हम इसी रूप में यूज करते हैं। कौन भारत में देख रेख कर रहा है इसकी देख रेख कर रहा है ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इसके द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 3 भंडार है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक और पादुर कर्नाटक में। तीनों का भंडार मिला करके 5.33 मिलियन मैट्रिक टन है, जो लगभग 9.5 दिन का रिजर्व है। इसके अलावा जो अपनी तेल कंपनियां हैं ये भी अपने पास रिजर्व रखती है, तो सारी तेल कंपनियों का मिला करके लगभग 64 दिन का रिजर्व रहता है। इसको बढ़ा करके जो यूएई है उसके साथ समझौता हुआ है, तो इसको बढ़ा करके हमें कितना लेके जाना है? 30 मिलियन मैट्रिक टन। और ये कंपनी है एडनोक, इसके जरिए इसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो 5 प्रमुख समझौते हुए हैं, 2 तो हो गए एसपीआर और निवेश योजना, रक्षा और साइबर सुरक्षा पर समझौता हुआ है। एलपीजी की आपूर्ति की जाएगी तो एडनोक और IOCL, यूएई की एडनोक और भारत की IOCL के मध्य समझौता हुआ है। एक शिप मरम्मत केंद्र है वो वाडीनार गुजरात के अंदर खोला जाना तय हुआ है। तो ये 5 प्रमुख समझौते हैं यूएई के साथ। फिर है हमारे राजस्थान के भिवाड़ी में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर लगा है, जहां पर हर साल 6 करोड़ चिप बनेंगी। हमारे देश में टोटल सेमीकंडक्टर प्लांट कितने लग गए हैं? 12 लग गए हैं। 12वां है ये भिवाड़ी वाला। कौन से जिले में आता है? पहले अलवर में आता था, अब ये खैरथल तिजारा में आता है। इसके साथ ही एलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है, उसका भी उद्घाटन किया गया है। फिर अमृत योजना के अंतर्गत 85 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण राजस्थान में किया जाना है, जिनमें से लगभग 13 स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो चुका है। इसके बाद में जो STP है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसकी योजना का भी क्रियान्वयन किया गया है, जो लगभग 61 करोड़ से होगा। इसके बाद बात करें हम खेल जगत की, कुछ साथियों के कमेंट आए थे कि जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी। तो स्पोर्ट्स में जो डेली अपने न्यूज़ चलती रहती है, जैसे IPL वगैरह चल रहे हैं, तो इनसे कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं। कोई विश्व कप चल रहा हो या कोई और श्रृंखला चल रही हो, उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, उसकी जो न्यूज़ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे वुशु विश्व कप है, इसका फाइनल हो गया, तो इसमें हमने टोटल 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। वुशु क्या है? एक चाइनीज मार्शल आर्ट का गेम है। तो जो 2 गोल्ड हैं वो शिवानी और अपर्णा ने जीते हैं 75 kg और 52 kg में। सिल्वर जीता है कुशल कुमार ने 48 kg में, और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं करीना कौशिक और सागर दहिया ने क्रमशः 60 kg और 56 kg में। तो टोटल हमारे पास 5 पदक आए हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, जिसमें से 1, 2 और 3 महिलाओं ने जीता है और 2 पुरुषों ने जीता है।
तो ये वो विश्व कप का हो गया, जो खेल जगत है उसका करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद ये आर्टिकल आया था कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए स्थायी नीति जरूरी। अब ये बंदे जो हैं ये है प्रोफेसर गौरव वल्लभ, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। तो इन्होंने चुनौतियों को दिखाया है, फिर उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है इसके बारे में जिक्र किया है। सबसे पहले वैश्विक संकट और भारत के लिए बड़ी चुनौती है तेल संकट के कारण जो आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रखी है। होर्मुज जल संधि पर जो अभी हमारे कई बार जहाज भी डूब जा रहे हैं, तो इसके कारण काफ़ी बड़ा संकट है। दूसरा है ये संकट आ क्यों रहा है, क्योंकि हम लगभग हमारी ज़रूरत का 85% तेल है वो आयात करते हैं। आयात पर हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता है। आम जनता पर असर ये है कि अगर क्रूड ऑयल है वो $10 ऊपर हो जाता है तो सामान्यतः पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो 4-5 रुपये प्रति लीटर में बढ़ जाती है। तो इसका तुरंत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वर्तमान व्यवस्था में क्या कमियां हैं कि कंपनियों पर वित्तीय बोझ है। अब कंपनियां हैं, क्रूड ऑयल का जो भी रेट चल रहा हो 2022 के बाद अब तक जो कल वाले 3-3 रुपये बढ़ाए हैं उनको छोड़ करके जो तेल की कंपनियां हैं हमारे भारत की, उन्होंने कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाया था। लेकिन इनके ऊपर वित्तीय बोझ था वो बढ़ रहा था, क्योंकि ये सरकार का इनके ऊपर आदेश था, इसलिए प्राइस नहीं बढ़ाया। अब ये वित्तीय बोझ अगर एकदम से फटेगा तो बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है और इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। व्यवहारिक मॉडल क्या रहेगा इससे बचने के लिए कि मूल्य दायरा प्राइस बैंड सिस्टम वो तय कर दिया जाए कि जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं उसमें एक सीमा सेट कर दी जाए कि $65 से $90 के बीच में जो हमारा क्रूड ऑयल रहेगा उसमें हम ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। फिर ऑटोमेटिक रिलीफ कि जैसे ही $90 से ऊपर क्रूड ऑयल जाएगा तो जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा तेल का, तो वहाँ पर हम ऑटोमेटिक जो सब्सिडी वगैरह है कुछ वो उस अनुपात में तय कर दें कि उतना रेट नहीं बढ़े जितना क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है। और फिर है फ्यूल स्टेबलाइजेशन फंड, यानी अगर $65 से नीचे कोई क्रूड ऑयल आ जाता है तो उसमें हम काफ़ी मात्रा में तेल है वो खरीद करके उसका आधा हिस्सा अपने यूज़ में लें, उपयोग में लें, और आधा हिस्सा क्या करें, स्टोर करें। या उसमें जो हमें फ़ायदा हो रहा है उसमें पूरा का पूरा फ़ायदा है वो जनता को न दे करके उसका एक हिस्सा है, मतलब थोड़ी मात्रा में ही जो तेल की कीमतें हैं वो कम करके जनता को दी जाए, बाकी हम स्टोर कर लें। फिर ये एक है कि औद्योगिक क्षेत्रों में राजस्थान में प्लग एंड प्ले मॉडल अपनाने जा रहा है। प्लग एंड प्ले मॉडल का क्या मतलब है, प्लग लगाया और खेलना शुरू कर दिया। उद्योगों में किस प्रकार से होगा, उद्योगों में इस प्रकार से होगा कि जैसे ही कोई उद्योग लगाते हैं हम तो सबसे पहले हम कोई ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन अगर वो खेती की है तो फिर उसका क्या करवाना पड़ता है, कन्वर्जन करवाना पड़ता है। कृषि भूमि से औद्योगिक भूमि में उसका कन्वर्ट कराएंगे, तब फाइलें बनेगी, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। फिर इसके बाद कोई भी अगर हम पानी की कनेक्शन लेते हैं उसमें फाइलिंग होती है, बिजली कनेक्शन लेते हैं उसमें फाइलिंग होती है, तो बहुत सारी कागजी कार्रवाई हमें करनी पड़ती है। तो एक उद्योग की शुरुआत करना ही क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे निपटने के लिए सरकार ने ये प्लग एंड प्ले मॉडल अपनाया जा रहा है। कहाँ पर, अजमेर, बीकानेर, बोरानाडा, जयपुर, कोटा, किशनगढ़ और उदयपुर। सरकार ने क्या किया है, कुछ भूखंड है वो आवंटित कर दिए हैं और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, बिजली की, पानी की, और कुछ जगह पर जो बिल्डिंग्स है वो भी बनाई गई है, फैक्ट्रीज बनाई गई है। अब किसी को भी उद्योग स्टार्ट करना है तो सीधा आकर के यहाँ पर क्या करे, अपनी फैक्ट्री है वो चालू करे। उसे किसी प्रकार की जो परमिशन वगैरह है वो लेने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कन्वर्जन कराने के लिए जो टाइम लगता है उसकी जरूरत नहीं है। तो यही है अपना प्लग एंड प्ले मॉडल कि उन्हें न तो ज़मीन खरीदनी पड़ती है न ही बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। ठीक है, किराए के रूप में ये दे करके वहाँ पर अपना उद्योग है वो स्टार्टअप किया जा सकता है। फिर होर्मुज संकट से बदला खाद्य तेल का बाजार, सरसों बनी गेम चेंजर। अब जैसे ही वैश्विक कोई आपदा आती है, संकट आता है, तो उससे हमें नुकसान होना तय है, लेकिन उसके कारण हमारे कई बार घरेलू उद्योगों को संबल मिल जाता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जो भारतीय घरेलू उद्योग थे ना उनको बहुत अच्छी कमाई हुई थी और वो अच्छे स्तर तक पहुंच गए थे, क्योंकि उस समय बहुत सी निर्माण सामग्री की जरूरत पड़ी थी। सैनिकों की जो ड्रेसेज हो गए, जूते हो गए, फिर परिवहन के जो साधन थे उसमें हो गए। तो क्या हुआ था, भारतीय उद्योगों को थोड़ा सा विस्तार मिला था। वैसी ही चीज़ अब हमारे राजस्थान में भरतपुर में देखने को मिल रही है, क्योंकि होर्मुज के कारण जो आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है
उसमें हम जो पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल है वो आयात करते थे, वो भी बाधित हो गया। अब उसके क्या हो गई, आपूर्ति कम हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे। तो उसके बदले का अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव है सरसों का तेल। तो हमारे भरतपुर है वो सरसों उद्योग में क्या है, अव्वल है। यहाँ पर 5 लाख मेट्रिक टन सरसों होती है, जिससे 2 लाख मेट्रिक टन तेल निकाला जाता है। 100 से अधिक मिलें हैं जहाँ पर लगभग 10,000 मजदूरों को रोजगार दिया गया है। तो इसका फायदा किसको मिला है, हमारे भरतपुर सरसों उद्योग को। तो वैश्विक कूटनीति से कई बार आंतरिक लोकल उद्योग है उनको संबल मिल जाता है। इसके बाद है कि अरावली की परिभाषा से उलझी खदानें, कैल्शियम और मार्बल उद्योग पर संकट। जो अरावली की नई परिभाषा आई है उसमें खदानें हैं, कुछ जो डंप यार्ड हैं, कुछ तालाब हैं, वो भी इसके दायरे में आ गए हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे में आ गए हैं। तो वहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। काम नहीं किया जा रहा है मतलब वहाँ पर खनन भी नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, जिससे जो यहाँ के मार्बल उद्योग, स्टोन उद्योग हैं, उनको कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो रही है। आपूर्ति नहीं हो रही है तो जो उनके पहले के टेंडर वगैरह थे, जो कहीं पर उनको भेजना था माल, वो क्या हो गया है, बाधित हो गया है। जिससे अब इटली, चीन और वियतनाम जैसे देशों से जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपना ऑर्डर है वो पूरा करवा रही है। तो मुख्य कारण क्या है इसका, मुख्य कारण है गलत वर्गीकरण। गलत वर्गीकरण हो गया है, कागजों में जैसे नियम कानून दिखाए थे वैसा वर्गीकरण किया, तो उसका काफ़ी सारा क्षेत्र है वो प्रतिबंधित वन क्षेत्र में आ गया। फिर त्रुटि सुधार में भी कमी है, फाइलें ही घूम रही है, अभी तक किसी प्रकार का त्रुटि सुधार हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिभाषा दी गई वो 2010 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दी गई थी। लगभग 2.5 लाख लोगों के रोजगार पर संकट है, राजस्व में भी भारी गिरावट आएगी। और घरेलू उद्योगों को कच्चे माल का संकट है। कौन कौन से घरेलू उद्योग, मार्बल उद्योग, स्टोन, प्लास्टिक, रबर, पेपर और टूथपेस्ट उद्योग है, उनको भी कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अल्टरनेटिव भारत का क्या ढूंढ रहे हैं विदेशी, चीन, वियतनाम और इटली। इटालियन मार्बल तो आपको पता ही है, विश्व प्रसिद्ध है ही, तो वहाँ की ओर जो विदेशी है वो मुड़ रहे हैं। फिर ये एक छोटा सा जीके स्टडी का, डिप्टी सीएम कि पश्चिम बंगाल में डिप्टी सीएम के पद के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। उप मुख्यमंत्री पद है, उप मुख्यमंत्री हो चाहे उप प्रधानमंत्री हो, इन दोनों की संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है। ये एक प्रकार से राजनीति को संतुष्ट करने के लिए इन पदों का सृजन किया जाता है। तो इसको सिर्फ केवल कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन भत्ते मिलते हैं। दूसरा है हॉर्मुज स्ट्रेट टोल का अंतर्राष्ट्रीय नियम। तो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो सभी के लिए फ्री है, आवागमन के लिए फ्री है, पारगमन का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। लेकिन अभी ईरान क्या है, वहाँ से टोल वसूली कर रहा है, जो गलत है। यही इसमें चीज़ है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसके बाद मैंने आज जो जनजातीय आंदोलन है राजस्थान के, उससे संबंधित वीडियो भी अपलोड कर दी है, वो भी आप देख सकते हो। और इससे अगर कोई सुझाव हमें देने हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। बात करें इसकी पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आप मेरी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट है वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।